सबका बहुत बहुत हिंदी समझते हैं आप लोग? हाँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जब अंदर था तो यहीं से आपके माइक की आवाज को सुन रहा था। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं महामानव तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और जितने भी संत गुरु महापुरुष यहाँ जन्मे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया, मैं उन सबको याद करता हूँ। आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में हैं। मेरी भी इच्छा है कि आपसे कुछ देर बात हो, लेकिन आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आए उसमें भी जाना है। और क्योंकि कल से हाउस चल रहा है, कल पूरे देश की निगाह सदन पर रहेंगी कि लोकसभा में कल लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि भाई आपके कार्यक्रम में जहां मुझे बुलाया गया वहां जाया जाए, और आपकी इच्छा और भंते जी के प्रेम के कारण ही मैं यहां तक आज आ पाया। मैं कोशिश करूंगा कि रात में ये कार्यक्रम खत्म करके सुबह फ्लाइट पकड़ के जाके जो है उस सत्र का हिस्सा बनूं, भले ही नींद थोड़ी सी कम आए। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर बड़ा प्रभावित, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं है, यह सांस्कृतिक भी है। यहां से हमें अपनी विरासत का, अपनी धरोहर का पता लगता है। तो बहुत शक्ति, बहुत जानकारी, बहुत ताकत और आगे बढ़ने के अवसर यहां से मिलते हैं। मैं तो हर साल भीमा कोरेगांव भी आता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर। जब तक आप बाबा साहब की बात तो सुनते हो, लेकिन बाबा साहब की वो असल बातें जो उन्होंने परिवर्तन के लिए कही, उन पे आप गौर कम कर रहे हो। थोड़ा सा गौर बढ़ा लो। बाबा साहब ने कहा राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, या सबसे बड़ा दंड ये होगा कि ऐसे लोग आपके ऊपर शासन करें। इस देश में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। वोट हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन राज हमारा नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, हमें चिंतन करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सफलताओं के सारे दरवाजे खोल सकते हैं जो दरवाजे बंद। तो इस बात पे हम कभी सोचते नहीं बाबा साहब क्यों कह रहे थे। बाबा साहब समझते थे कि राजनीतिक शक्ति से ही परिवर्तन होगा। और जब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी तो हम क्या परिवर्तन करेंगे। भाई कोई भूखा आदमी किसी दूसरे को क्या देगा, जिसकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं हो दूसरे को क्या पैसा दे देगा। पावर, पैसा, अधिकार, शक्ति तो सत्ता में। अब कभी हम किसी को समर्थन दे, जैसे इस बार हमने एक पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया, आपका क्या बना, आपकी क्या ताकत बनी। आप पे जब परभनी में हिंसा हुई, आपकी आवाज उठाने कौन आया। आज आपके बच्चों को मारा जा रहा है। सोमनाथ को पीट पीट के मार दिया पुलिस ने, बहनों को पीटा, बड़ों को पीटा, बच्चों को पीटा, गर्भवती बहनों को पीटा। क्या हो गया महाराष्ट्र को। एक महाराष्ट्र था कि अगर कहीं भी कोई न्याय होता तो पूरे महाराष्ट्र में जो है इस तरह की हलचल होती थी कि सरकार शाम तक झुक जाती थी। आज आपके बच्चों पे जुल्म हुआ, उनकी जान चली गई, एक एफआईआर नहीं दर्ज कर रही सरकार। समझते हो क्या हुआ। आपकी शक्ति को जंग लग गया। पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के साथ इसी तरह की स्थिति बनी अमृतसर में, जैसी यहां परभनी में बनी थी। पूरे पंजाब में बंद की आवाज चली गई, पूरा पंजाब सड़कों पे आ गया। सरकार की टांगे कांप गई, सरकार की जड़ हिल गई। वो पार्टी जो अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रही थी, वो पार्टी भी आंदोलन करने लगी। लेकिन आप देखो महाराष्ट्र में क्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पिछलग्गू बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक शक्ति कमजोर कर रहे हैं। और ये बात हर आदमी देख रहा है।
कि अब आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही जिस शक्ति के आधार पे आप अपनी बात का लोहा मनवाते थे। आपको अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, और नहीं करोगे तो एक बात याद रखना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आपको क्या लगता है एक अन्याय पे चुप रहोगे तो आगे अन्याय नहीं होगा? नहीं, गलत। एक अन्याय पे चुप रहोगे तो अगला अन्याय होगा, फिर तीसरा अन्याय होगा, फिर चौथा, क्योंकि करने वालों को एहसास हो जाएगा कि ये मुकाबला नहीं कर सकते। होना ये चाहिए था उसी दिन पूरे महाराष्ट्र के लोग सड़कों पर निकल के आ जाते, अम्बेडकरवादी लोग, और सरकार को नाक को चने चबाने पड़ते, और सरकार आपकी सारी मांगों को मान के पीसी करके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने आपकी सारी बात मान ली, आप लोग शांत हो जाओ। संवैधानिक रूप से अपनी बात को कहने के लिए आना चाहिए था, लेकिन आपने सोचा यहाँ चैम्बूर के लोगों आपने सोचा ये तो परभनी का बच्चा मरा है, आपको काहे को परेशान होगा। तो अम्बेडकरवादी आंदोलन ये थोड़ा सिखाता है कि वो बच्चा परभनी का है, अमरावती का है, नांदेड़ का है, नागपुर का है, मुंबई का है, ये थोड़ा सिखाता है। जलगांव का अम्बेडकर आंदोलन सिखाता है कि हम परिवार है, हम भाई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हमें भारत के हर व्यक्ति के लिए लड़ना है, हमें उस अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ना है जिसकी कोई आवाज नहीं उठा रहा। यही तो हमारी मूवमेंट है, गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। ये तो हमारी शक्ति है कि हर आदमी एहसास करता है कि अगर एक अम्बेडकरवादी नीला पटका पहन खड़ा है कि ये जो आदमी जब तक खड़ा है मेरे साथ अन्याय नहीं। ये तो हमारी शक्ति है। इस शक्ति को हमने यहाँ महाराष्ट्र में कमजोर किया। मैं तो यहाँ राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप समझदार लोगों बहुत सोच समझ के फैसले लोगे। मैं आपसे वोट मांगने यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं आपको फिर इशारे में कह रहा हूँ, अपनी शक्ति बना लो, इसी में आपका भला। नई शक्ति बनाओगे, कल आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये वोट का अधिकार है कि लोग हमारी बस्तियों तक आते हैं, आई बताते हैं, ताई बताते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं, हमारे पर्वों में आते हैं। ये एकमात्र कारण वोट है। जिस दिन चली गई आपकी बस्ती में पैर नहीं आएगा। मैं देश भर में घूमता हूँ। कल मैं गया था मिल्कीपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 70% मकान कच्चे हैं। 75 साल हो गए आजादी को। आजादी के 75 साल बाद जिन्होंने हमारे दर्द को दर्द नहीं समझा, हमारे सर पे छत नहीं दी, वो हमारे हो सकते हैं? हम बेवकूफ बने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि देश में क्या हो। इस देश के शासन, सत्ता, धन, रिसोर्स में उतना अधिकार हमारा जितना दूसरों का। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हाथ फैलाने की जगह हाथ मजबूत बना के हम लोग देने वाले लोग बन सकते हैं। तो मैं इस परिवार का, जहां हमें रुकने का मौका मिला, इन्होंने हमारा पेट भी भरा, हमें भोजन कराया, और रहने के लिए छत दी। ऐसी छत सरकार भी नहीं दे पा रही है। हमारी सरकार से बड़े तो यही लोग हैं। इन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए है, आराम करने के लिए बिस्तरा दिया। सरकार ऐसी होती तो भी अच्छा होता। सरकार ऐसी भी कि रहने के लिए छत दे दिया, खाने के लिए भोजन दे दे। सरकार लूट तो रही, जेब जरूर काट दिए, टैक्स पे टैक्स बढ़ा के जेब काट दी। तो मैं यहाँ उपस्थित हमारी बहनों का, आपके यहाँ ताई कहते हैं उधर हो बहुत, यही तो मरण यही तो हो गया ना। हम दिखाव में ज्यादा रहते, काम कम करते हैं। हम तो ये भूल जाते दिखावे के चक्कर में कि हम द्वारा कोई अनुचित काम तो नहीं होगा, तो बेटे और पीछे हो जाता, कोई रोक थोड़ेगा। तो मैं यहाँ उपस्थित अपनी ताइयों से और आइयों से और बड़े भाइयों से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से तो कहना चाहता हूँ, ये नीला पटका पहना, इसका सम्मान रखो। ये ऐसा नहीं पिक्चर वाला नीला पटका है कोई भी पहन ले। आजकल तो ट्रेंड हो गया नीला पटका पहनना, अब तो हर कोई पहन लेता, सत्ता वाला, विपक्ष वाला। ये नीला पटका तुम समझो इसकी अहमियत क्या है, पंचशील की अहमियत क्या है, ये समझो। जिसके गले में नीला पटका होता है, उस नीले पटके को देख के बहन, भाई, बुजुर्ग सब लोग मन में उम्मीद और आशा पैदा करते हैं कि मेरी रक्षा वाला कोई आ गया, मेरी आवाज उठाने वाला। ये सिर्फ गले मिलने के लिए नहीं है नीला पटका। ये नीला पटका सिर्फ ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल पे घूमना, जय भीम करना। ये नीला पटका इसलिए कि देश से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करके समतावादी देश बनाना, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे वाला देश बनाना है। भगवान बुद्ध के सपनों को पूरा करना है। वरना बताओ कैसे होंगे सपने पूरे? बताओ आप। सरकार तो कहती है, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, लेकिन मानते तो नहीं है, मानते तो आप देखो प्रतिज्ञा नहीं ले पा रहा है कोई, उस पर मुकदमा कर दे रहे हैं। तो इस देश में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। इसको रोकने के लिए नीले पटके वालों को आगे आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो पछताओ। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मैं भी उस पावन स्थल के दर्शन कर लूं जहाँ के लिए मैं आया हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी।
कभी भविष्य में जरूर आऊंगा, पूरा समय दूंगा, लेकिन आप विश्वास करो मैं समय सोता नहीं, कोशिश करता हूँ 1-1 मिनट मिशन में लग जाए। क्योंकि आप सोचो जिनका